शब्बीर का कहना है कि कदम कदम पर कानून की निगरानी और मौसर पुलिस निजाम के बावजूद जराये में कमी दिखाई नहीं देती। चोरी, डकैती और लूटमार की वारदातें नए नए रास्ते और टेक्निक इस्तेमाल करती जा रही हैं और पुलिस मुल्जिमान तक बासानी नहीं पहुंच पाती। ऐसा ही एक वाकया शब्बीर दे गुजरावाला में भी दिखा है। एक दिन शब्बीर ने देखा कि दो दोस्त इंतहाई बेजारी के आलम में किसी सोच में मगन थे। एक दोस्त बेचैनी से टहल रहा था और दूसरा पुरसुकून होकर एक तरफ बैठा हुआ था। अब क्या करें? तू भी तो कुछ बोल। यार मैं क्या बोलूं, मेरी खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा। यार मेहनत मजदूरी से अपना गुजारा नहीं हो सकता, और वैसे भी हमें काम कौन देगा? अब बहानेबाजी मत कर। दरअसल हम दोनों काम चोर हो चुके हैं। बात सुन, किसी औरत के साथ तेरी दोस्ती है? अरे मजाक से बाज नहीं आता। तो अगर तू अपनी बीवी को तलाक ना देता तो मेरी शादी कैसे होती? मेरे नसीब में औरत कहाँ होती? भाई ये तेरे ही जिगरे की बात है जो अभी तक उस चुड़ैल के साथ रह रहा है। एक आइडिया है मेरे जहन में। अगर तू अपनी बीवी को राजी कर ले तो। किस काम के लिए? बात सुन। फिर शब्बीर ने देखा कि पहला दोस्त दूसरे दोस्त के कान में सरगोशी कर रहा था और दूसरा दोस्त इनकार में सर हिला रहा था। बे भाई ये नहीं हो सकता। तुम मना तो सही, हो जाएगा। यार मेरी बात सुन, उसे नशे की लत लग गई। वो किसी काम की नहीं है यार। वो तो उठकर पानी भी नहीं पी सकती। इसीलिए तो कह रहा हूँ, अपने बहुत काम किए वो। अगर तू उसे राजी कर ले तो। नहीं भाई नहीं। और मेरी बात सुन ले, अगर तूने बीच में अंदर उसका नाम लिया तो तेरी मेरी दोस्ती खत्म। बस बस, तू नाराज क्यों होता है? देख लूंगा मैं खुद ही सब कुछ। हाँ देख ले क्या करना है। आसिम और अफजल आपस में दोस्त थे। आसिम ने अपनी बीवी को तलाक दे दी थी, जिसके बाद आसिम के दोस्त अफजल ने उससे शादी कर ली थी। मुसलसल बेरोजगारी और गुर्बत के बाद आसिम ने शहर में बाकायदा डकैती का मंसूबा बनाया और इस मकसद के लिए वो किसी औरत को इस्तेमाल करना चाहता था। फिर आसिम एक बुर्का पोश खातून को डकैती की वारदात करने पर राजी करने में कामयाब हो चुका था। एक दिन शब्बीर ने देखा कि एक सुनसान जगह पर एक बुर्का पोश औरत सड़क के किनारे खड़ी आती जाती गाड़ियों और मोटरसाइकिलों को हाथ से इशारा कर रही थी। गाड़ियां औरत को देखकर अपनी रफ्तार कम कर देती, लेकिन कोई गाड़ी रुकती नजर नहीं आई। कुछ ही देर बाद शब्बीर ने देखा कि उसी बुर्का पोश औरत ने सड़क के किनारे किनारे चलना शुरू कर दिया। गाड़ियों वाले वहां से गुजरते हुए पीछे मुड़ मुड़ कर देखते और फिर आगे बढ़ जाते, मगर एक नौजवान मोटरसाइकिल सवार ने हिम्मत दिखाई और औरत के इशारे पर मोटरसाइकिल रोक दी। औरत जैसे ही मोटरसाइकिल पर बैठने लगी, दो अफराद अचानक सामने आ गए और एक ने खामोशी से नौजवान के पेट पर खिलौना पिस्तौल टिकाकर उसका मोबाइल और पर्स छीन लिया और फिर नौजवान को तेजी से पैदल भागने के लिए कहा। नौजवान मौत के खौफ से सीधा भागता चला गया, जबकि वो दोनों मर्द औरत समेत छीनी हुई मोटरसाइकिल पर बैठकर फरार हो गए। आसिम का मंसूबा कामयाबी से जारी था। कुछ ही दिनों में लूटमार के सामान से आसिम और उसके दोस्त के हालात बेहतर हो गए और अब इन्होंने असली पिस्तौल भी खरीद ली। आसिम का 13 साल जवान बेटा, जो उसकी बीवी उसके पास छोड़कर चली गई थी, बाप के हालात तेजी से बदलता देखकर हैरान रह गया था। उसकी आंखों में हर वक्त हैरानी और सवालात नजर आते थे। एक दिन आसिम घर में मौजूद नहीं था। उसका 13 साल बेटा कमरे में दाखिल हुआ तो एक तरफ रखे हुए बुर्के और लेडी चप्पल को गौर से देखने लगा कि इतने में आसिम कमरे में आ गया। क्या देख रहे? कुछ नहीं अब्बू, ये बुर्का यहाँ। अबे ज्यादा सवाल नहीं किया कर। ये मुसीबत तेरी माँ मेरे लिए छोड़ के गई थी। बुर्का। पैसे वैसे हैं तेरे पास? नहीं अब्बा। तेरे पास तो कभी हुए भी नहीं। ये ले। नहीं अब्बा, मुझे सिर्फ 20 रुपए चाहिए। अबे रख ले, तेरा बाप बहुत अमीर हो चुका है। ये ले पकड़। अब्बा मुझे डर लगता है किसी दिन पुलिस हमारे घर पर छापा ना मार ले। क्यों मारेगी छापा? हाँ, एक ना एक दिन तो पुलिस को पता चल ही जाएगा ना कि तुम डकैतियां मारते हो। अबे ओ, तेरा बाप बदन पे तेल लगाकर घूमता है। अब पुलिस क्या, पुलिस का बाप तक नहीं पकड़ सकता। पुलिस पकड़ेगी। चल जा, मजे कर। पुलिस। आसिम ने शहरियों को लूटने का जो तरीका अपनाया था
वो ये था कि वारदात से पहले आसिम अपने दोस्त के साथ किसी मकाम की रेकी करता और फिर आसिम नकाब पोश औरत के साथ बीमार बनकर खड़ा हो जाता और अगर कोई अजराए हमदर्दी गाड़ी रोककर या कोई पैदल चल रहा होता तो आसिम का साथी फौरन सामने आ जाता और फिर वो दोनों असले की नोक पर उसे लूट कर फरार हो जाते। एक दिन शब्बीर ने देखा कि आसिम और उसका दोस्त सुनसान मकाम की रेकी कर रहे थे। एक जगह पर दोनों ने इत्तेफाक किया। ये जगह निस्बतन सुनसान थी और वहां छुपने का ठिकाना भी था। रेकी के बाद शब्बीर ने देखा कि आसिम ने अपनी साथी औरत को फोन किया और वो कुछ देर में एक रक्शे पर बैठकर बताई हुई जगह पर पहुंच गई। रक्षा जैसे ही आसिम के सामने रुका, औरत रक्शे से उतरकर पर्स से पैसे निकालने की अदाकारी करने लगी और इतनी देर में आसिम और उसके साथी ने असलहा की नोक पर रक्शे वाले से दिन भर की कमाई निकलवा ली और रक्शे वाले को पीछे न मुड़कर देखने की धमकी देकर उसे भगा दिया। रक्षा तेजी से दौड़ता जा रहा था। फिर उसने बहुत दूर जाकर रक्षा रोका और हिम्मत करके वापस आया, मगर वहां लुटेरों का नामो निशान तक नहीं था। रक्षा वाला अपना रक्षा दौड़ाता हुआ एक पुलिस चौकी पर पहुंच गया। तो साहब जी मुझे कोने पे लूट लिया है। अबे क्या कह रहा है? तुझे कौन लूटेगा? साहब जी एक औरत थी और 2 मर्द थे। अबे तो तूने पकड़ा क्यों नहीं उन्हें? साहब जी कैसी बात कर रहे हैं आप? मैं भला कैसे पकड़ सकता हूँ उन्हें? अबे जब तू नहीं पकड़ सका तो हम कैसे पकड़ेंगे? जा, अपना भी वक्त बर्बाद करा और हमारा भी। साहब जी मैं मजाक नहीं कर रहा, मेरी सारी दिन की कमाई चली गई है। अच्छा तो तू हुलिया बता सकता है उनका कैसा था? जी साहब जी, औरत थी निकापोश और 2 मर्द थे। ये शलवार कमीज पहने हुए थे। उन्होंने वापस गया तो वहाँ थे भी नहीं वो। रक्शे वाले ने जितनी मुमकिन मालूमात हो सकती थी पुलिस वाले को बता दी और अब पुलिस बुर्का पोश गैंग की तलाश में मसरूफ हो गई। ओए, वो गाड़ी आ रही है, उसको चेक करो। ये गाड़ी आ रही है, ये बाइक आ रही है, इसको रोको, चेक करो इसको। शब्बीर ने देखा कि पुलिस ने चौकी के पास नाका लगाया हुआ था और हर आने जाने वाले को चेक कर रही थी। खास तौर पर अगर कोई बुर्का पोश औरत किसी के साथ दिखाई देती तो पूरी तफ्तीश के बाद उसे छोड़ा जाता। इस दौरान शब्बीर ने एक बहुत दिलचस्प मंजर भी देखा। पुलिस ने हाथ देकर एक रक्शे को रुकने का इशारा किया। रक्शे में एक बुजुर्ग जोड़ा बैठा हुआ था। खातून नकाब में थी। किधर जा रहे हो? घर जा रहा हूँ भाई। घर जा रहे हो? और ये कौन है तेरे साथ? बीवी है मेरी। बीवी है? निकाहनामा तो होगा ना फिर तेरे पास? क्या निकाहनामा का पूछ रहा हूँ? निकाहनामा तलब करने पर बुर्का पोश औरत को जैसे आग लग गई। उसने चेहरे से नकाब उठाई और वो एक ज़ईफ खातून थी। कमबख्त, नशे में तो नहीं है तो इस उम्र में भी निकाहनामा साथ लेके फिरूंगी मैं? कभी अपनी माँ से भी मांगा है निकाहनामा? ओए, ओए जाने दो इनको, चलो जाओ इधर से। पुलिस वाला बुजुर्ग औरत की डांट फिटकार सुनकर सन्नाटे में आ गया और फिर उनके रास्ते से हट गया। और आगे कोई दूसरा रक्षा है, इसको रोकना है और रक्षों की तलाशी लेनी है। इस कहानी की मजीद तफसीलात हम आपको दिखाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि कोई देखे ना देखे, शब्बीर तो देखेगा। पुलिस बुर्का पोश गैंग की तलाश में थी, क्योंकि इलाके में डकैती और लूट मार की वारदातें बढ़ती जा रही थी। और फिर एक दिन पुलिस ने आसिम को उसके गैंग में शामिल और उसके दोस्त समेत पकड़ लिया। यह बड़ा ड्रामाई सीन था, आप भी देखिए। उस गाड़ी की तलाशी लो। हस्बे मामूल नाका लगा हुआ था कि इस दौरान एक मोटरसाइकिल को रोका गया जिसे आसिम चला रहा था, जबकि उसका साथी और नकाब पोश औरत पीछे बैठे हुए थे। आसिम ने मोटरसाइकिल एक तरफ लगा दी, औरत दूसरी तरफ मुंह करके खड़ी हो गई। क्या करते हो? मेहनत मजदूरी करते हैं साहब। और ये कौन है? दोस्त है मेरा। और ये कौन है? बेटा। वो साहब बेटी है मेरी। शर्म नहीं आती? बेटी को दोस्त के साथ घुमाता है, हैं? बेटा इधर तो आओ। क्या नाम है आपका बेटा? सर लड़की से कोई नाम थोड़े पूछते हैं। और तू चुप कर ओए, तू तो मुझे शक्ल से चोर लगता है। इस दौरान पुलिस ने बुर्का पोश औरत का जायजा लिया तो उसकी निगाहें नीचे पांव पर पड़ गईं और पुलिस वाला चौंक कर रह गया। ओए, लड़की को लड़के वाले जूते पहनाए हुए? नहीं साहब, गुर्बत की वजह से क्या करें। अब मैं जाऊं? और जाए किधर? ओए तलाशी तो लो इनकी। सर हमारे पास कुछ है ही नहीं।
दूसरे पुलिस वाले ने दोनों की जामा तलाशी ली तो उसमें से पिस्तौल और छीने गए मोबाइल फोन बरामद हो गए। अब लड़की का पर्स चेक किया गया तो उसमें से भी उसी तरह का सामान मिला। पुलिस ने तीनों को चौकी पर बिठा दिया। और कुछ नहीं है तो जब तो तलाशी ले रहे हैं मेरी, और तलाशी लो इनकी। सर हमारे पास कुछ नहीं है। और गन निकली, ओए गिरफ्तार करो इनको, डाकू हैं ये। ओ साले चलो लेके चलो इनको, और चलो इनको लेके। शब्बीर का तजस्सुस बढ़ता जा रहा था। आखिर आसिम के साथ वो औरत कौन थी जो डकैती के लिए किराए पर हासिल की गई थी? शब्बीर इस औरत का चेहरा देखने के लिए बेताब था। शब्बीर जब अपने तजस्सुस की तस्कीन के लिए थाने पहुंचा तो नकाब के अंदर से जो चीज बरामद हुई थी वो औरत नहीं थी बल्कि एक 13 साला लड़का था। ये देखिए, आप खुद अपनी आंखों से देख लीजिए ये मनाजिर। ये 13 साला लड़का जो औरत बनकर आसिम के साथ लूट मार गैंग में शामिल था, किराए पर हासिल नहीं किया गया था। बल्कि आप ये सुनकर हैरान रह जाएंगे कि आसिम ने ही अपने बेटे को लड़की बनाकर इस्तेमाल किया था। गोजरावाला में डकैती के इस दिलचस्प गैंग की गिरफ्तारी के बाद थाने में दिलचस्प मनाजिर नजर आए जब गिरोह के सरगना के 13 साला बेटे को दोबारा बुर्का पहनने के लिए कहा जा रहा था। उसमें 6:30 बजे घर से निकला। घर से मैं साथ हुआ था, उसने क्रॉस किया तो वो आगे जो है ना एक बुर्का पहने हुए लड़की है, कोई 14-15 साल की, तो साथ एक मर्द था। मैं उन्हें समझा कि शायद हो सकता है कि इन्होंने रास्ता पूछना हो, यहाँ कोई लिफ्ट देनी। तो मेरे हाथ दिया, मैं रोका है, मैं खड़ा हो गया हूँ। जो है ना लड़की बुर्के वाली, उसने मेरे को जबर करना इस जेब से निकाल लिए अपना मोबाइल निकाल लिया। ये दूसरा लड़का वो दौड़ कर आया ना तो वो फौरन उसने चाबी पे काबू किया मोटरसाइकिल। तो चाबी में मैं फौरन पकड़िया, मैं काबू में किया, वो मेरे मारने शुरू कर दिया। काफ़ी उसने ना 5-6 मुक्के मारे हैं, मुंह पे किसने मारे हैं, लातें मारी हैं। फिर वो दूसरा था तो वो उसने कहा मैं फायर करूँगा, फौरन छोड़ दो, फायर करना। उसने फायर किया, मैं फौरन चाबी दी, वो मोटरसाइकिल पर बैठ कर निकल गए। इस अनोखे और दिलचस्प डाकुओं के गैंग के बारे में पुलिस ने जो कुछ बताया था वो ये है। ये एहतशाम और उसका वालिद है आसिम जवेद, ये दोनों बाप बेटे हैं। और इन्होंने एक अपने साथ अफजल नामी लड़का है, वो शहर के गुजरांवाला का रहने वाला, उधर उसको साथ मिलाया हुआ था। तो ये काफ़ी इन्होंने राजधानी की स्ट्रीट क्राइम की वारदातें की हैं। इधर से पपना रोड से उन्होंने मोटरसाइकिल छीना 15-20 यौम कबल। तो फिर पटरी नहर से इन्होंने नकदी छीनी और लद्देवाला के इलाका से परा जो लद्देवाला कस्बा है उधर से अपना आदमी से मोबाइल और नकदी छीनी। फिर एक दिन रात को एक सिक्योरिटी गार्ड है वो जा रहा था, उससे इन्होंने अपना मोबाइल और नकदी छीन ली। और ये जो एहतशाम है उसका बेटा, ये बुरखा पहन कर आगे खड़ा होता था और वो पीछे बाद में जो दोनों हैं अफजल और उसका वालिद, वो पर पिस्टल निकाल कर आ जाते, वो लोगों को लूट लेते थे। और हमने टेक्निकल तरीके से इनको जो है ट्रेस करके गिरफ्तार किया। और ये है वो बाप बेटा जो मिलजुल कर डकैती किया करते थे। जी मैं अपनी मर्जी के साथ गया हुआ था, अपने पापा के साथ। क्या करने? जी मेरे पापा आते हैं चला ज़रा, जब बाहर ज़रा जाते हैं, फिर बाहर जाके मेरे पापा ने बुरखा मुझे पहनाया, फिर एक गाड़ी पर खिलाड़ा, फिर मेरे पापा ने उसे लूटा नकली पिस्तौल के साथ। हमें वारदात के लिए एक लड़की चाहिए थी जो मैंने नहीं मिल रही थी, तो मैंने सोचा कि चलो इसको साथ ले जाऊं, बुर्का पहना के लड़की बना के। तो इसलिए इसे बुर्का बना के लड़की बना के हम साथ लेके वारदात की थी मैंने। तो शर्म नहीं है कि मैं अपने ही बेटे को इस तरह लगा रहा हूं? बस बहुत बड़ी गलती की है मैंने, बहुत अफसोस है मुझे अब अपनी गलती पे, बहुत पछतावा है मुझे, बहुत ज़्यादा पछतावा है, बहुत हद तक पछतावा है सर मुझे। शब्बीर ने बाप बेटे के हाथों में हथकड़ी लगी देखी तो उसे उन पर तरस भी आया, क्योंकि एहतशाम तो अभी सिर्फ 13 बरस का है और अभी से उसकी जिंदगी का सफर एक बंद और अंधेरी गली की जानिब शुरू हो चुका है। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर ने रावलपिंडी में एक ऐसी गमज़दा मां को देखा है जिसके 2 जवान शादीशुदा बेटे कत्ल कर दिए गए थे, जिसके बाद वो इंसाफ के लिए दर दर की ठोकरें खा रही है। 2 भाइयों के सफ़ाकाना कत्ल की इत्तला शब्बीर को मिली तो वो हकायक जानने के लिए मकतूलीन के घर पहुंच गया। आरे बाजार के एक घर में आंसू और आहों के सिवा कुछ नहीं था।
मकतूलीन के छोटे छोटे बच्चे इस तरह खामोश थे जैसे उन पर किसी ने हैबत तारी करके उन्हें खामोश रहने के लिए कहा था, मगर बच्चों की आंख से आंसू बह रहे थे। बेबस, लाचार और मासूम बच्चों की माएं अपने बच्चों को सीने से लगाए गुमसुम थीं। उनके लबों पर सिर्फ एक ही सवाल था कि उनके शौहरों को क्यों कत्ल किया गया था। क्या कसूर उनका क्या है? उनका कोई कसूर नहीं है। नमाज पढ़ी है, कुरान पाक पढ़े, दरवाजा खटकाया, हमने बोला भाई ने दीम आ गए हैं, भाभी ने खोला है तो सारे आ गए। आवाज आई सना भाभी की, मैं कहती हूँ वसीम नीचे डाकू आ गए हैं। वसीम नीचे आया, उस दरवाजे से आया, उसको पकड़ा, इरफान को, दोनों को पकड़ गए। मैंने खुद देखा है अपनी आंखों से, उनको मारते मारते ले गए हैं। उन्होंने कसूर ही कोई नहीं है। छोटे छोटे बच्चे घर से ही लेके गए, बाहर जाकर उनको मारा, बहुत ज्यादा मारा, बहुत ज्यादा गाली मैंने बहुत निकाली है। मकतूलीन के घर में शब्बीर ने देखा एक मकतूल का कमसिन बच्चा शायद अपने ताया से चिमटा हुआ था और ताया की आंखें भी नम थीं। सजा सजाया घर उजाड़ा जा चुका था। घर के बाहर गली में महल्ले पड़ोस वाले अफसोस के लिए जमा थे। शब्बीर को एक मकतूल की बेवा ने बताया था कि उसका शौहर दफ्तर से वापस आया था और बच्चों के साथ खेल रहा था कि अचानक घर में मुसल्ला अफराद घुस आए। घर में डाकू डाकू का शोर मच गया तो दूसरा भाई घर की बालाई मंजिल से नीचे उतरा, जिस पर मुसल्ला अफराद उन दोनों भाइयों को पकड़ कर ले गए। एक मकतूल की बेवा का बयान एक बार फिर सुन लीजिए। दरवाजा खटकाया, हमने बोला भाई ने दीम आ गए हैं, भाभी ने खोला है तो सारे आ गए। आवाज आई सना भाभी की, मैं कहती हूँ वसीम नीचे डाकू आ गए हैं। वसीम नीचे आया, उस दरवाजे से आया, उसको पकड़ा, इरफान को, दोनों को पकड़ गए। मैंने खुद देखा है अपनी आंखों से, उनको मारते मारते ले गए हैं, मारते मारते उनको ले गए। आप ये खून उनका खून आया है, खून। उनके बच्चे छोटे छोटे गोद में उठा के वसीम बैठा हुआ था बच्चों के साथ, सर से भाग के आ लिया, आगे से बच्चों आ लिया, उनको ले गए। बाद में भाई ने दीम आए हैं, दीम भाई ये वापस गए उनके पीछे, ये भी नहीं वापस आए, उनको बंद कर दिए। हमारे पास कोई बंदा भी, ये बच्चे छोटे छोटे हमारे पास। इब्तिदाई इत्तलात के बाद शब्बीर मजीद तहकीक के लिए बाहर निकला तो उसने देखा कि एक बारिश जख्मी जवान को स्ट्रेचर पर डालकर अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा था। उस जवान का निचला धड़ गोलियों से बुरी तरह छलनी था। फिर शब्बीर ने देखा कि उस जवान ने बैठने की कोशिश की, लेकिन मुसलसल खून बहने की वजह से वो बैठने के काबिल नहीं रहा था। फिर उसका सर एक तरफ ढलक गया, शायद वो आखिरी सांसें ले रहा था। उसके बाद शब्बीर ने जो मंजर देखा वो मुर्रा खाने का था, जहां दोनों भाइयों की लाशें रखी हुई थीं और पुलिस लिखत पढ़त में मसरूफ थी। सवाल ये था कि दोनों भाइयों को घर से पकड़कर ले जाने वाले कौन थे, डाकू या पुलिस? शब्बीर ने तहकीकात की तो इस वाक़े की मजीद गिरहें खुलने लगी। ये ज़ईफ गमज़दा सी खातून जो शदीद सदमे से निढाल नजर आ रही है, मकतूलीन की माँ है। 7 बेटों की माँ बच्चों से खुश थी। सब बेटों को आला तालीम दिलवाई, बेटों ने अच्छी मुलाजमतें कर ली, इनकी शादियां हुई और बाल बच्चे वाले हो गए। इन 7 बेटों में से एक अब्दुल मन्नान नामी बेटा मुबैना बुरी सोहबत का शिकार हो गया। एक दिन शब्बीर ने देखा कि अब्दुल मन्नान रात को घर में दाखिल हुआ तो माँ बेचैनी से टहल रही थी। माँ दरवाजे की चटखनी लगाकर बेटे के पास गई और उसके सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। तुझे अपने घर की इज्जत की कोई परवाह है? मम्मा, मैंने क्या किया? रख मेरे सर पे हाथ और खा कसम कि तू चोर उचक्का नहीं है। अरे अम्मा, तेरा तो बुढ़ापे में दिमाग चल गया। अरे कुछ खाने को है दे, नहीं तो मैं भूखा ही सो जाऊं। कोई खाने वाला नहीं है, जाओ यहाँ से। अब्दुल मन्नान मुंह बनाता हुआ अपने कमरे में चला गया, लेकिन माँ तो माँ होती है। थोड़ी देर में वो खामोशी से बेटे के कमरे में खाना रखकर वापस चली गई और एक तरफ बैठकर रोने लगी। फिर एक दिन अब्दुल मन्नान की मां ने अपने बेटे के मुबैना मशकूक किरदार से तंग आकर उसे आग करके घर से निकाल दिया था, लेकिन अब्दुल मन्नान अक्सर घर आकर मां को तंग करने से बाज नहीं आता था। एक दिन शब्बीर ने देखा कि सादा लिबास में पुलिस एहलकार आपस में सलाह मशवरा कर रहे थे। किसी भी सूरत में आज अमानुल्लाह लाजमी गिरफ्तार हो जाना चाहिए। यस सर। सर इत्तला मिली है अमानुल्लाह शायद अपनी माँ के घर है। गुड, लेकिन ध्यान से कोई गड़बड़ ना हो। यस सर। फिर शब्बीर ने रात की तारीकी में सादा लिबास एहलकारों को अब्दुल मन्नान के घर की सीढ़ियां चढ़ते हुए देखा और फिर दरवाजे पर लातें बरसने लगी।
अब्दुल मन्नान पर मोटरसाइकिल चोरी का इल्जाम था। सादा लिबास एहलकारों के साथ अब्दुल मन्नान तो नहीं आया, अलबत्ता वो अब्दुल मन्नान के दो भाई वसीम और इरफान को पकड़कर ले गई। अब्दुल मन्नान का एक भाई घर पहुंचा तो माँ उससे लिपट कर रोने लगी। अम्मा क्या हो गया? तेरे भाई वसीम और इरफान को डाकू पकड़ के ले गए। क्या कह रही है अम्मा? तो डाकू ले गए? तू फिक्र मत कर, मैं अभी 15 पे फोन कर रहा हूँ। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, तू जल्दी चला जा। तू फिक्र मत कर, मैं 15 पे फोन कर रहा हूँ। मैं बच्चों चुप, तू फिक्र मत कर। वो अपने भाइयों के मुबैना अगवा की रिपोर्ट के लिए थाने जाने वाले अब्दुल मन्नान के चारों भाई घर से ऐसे गए कि पूरी रात गुजर गई और वो घर नहीं लौट सके। इस दौरान इत्तला मिली कि अब्दुल मन्नान के वो दो भाई जिन्हें मुबैना तौर पर डाकू घर से अगवा कर ले गए थे, मुबैना पुलिस मुकाबले में मारे जा चुके थे। दो बेगुनाह सगे भाइयों की पुलिस मुकाबले में हलाकत और 4 भाइयों के गायब होने पर महल्ले पड़ोस में हंगामा खड़ा हो गया। लोग घरों से बाहर निकल आए, सड़कों पर टायर जला दिए गए। दोनों मकतूल भाइयों की नमाज जनाजा के मकाम पर भी पुलिस ने हल्ला बोल दिया और लाश को उठाकर किसी दूसरे मकाम पर ले जाया गया, जहां उनकी नमाज जनाजा पढ़ा दी गई। ये है वो मनाजिर। हैरानकुन तौर पर शब्बीर ने इन मनाजिर से कबल ये भी देखा था कि एक पुलिस इंस्पेक्टर को भी जख्मी हालत में स्ट्रेचर पर ले जाया जा रहा था, जिसके बारे में ये कहा जा रहा था कि चोरी के मुबैना मुलजिम अब्दुल मन्नान की गिरफ्तारी के सिलसिले में जो ऑपरेशन किया गया था, के इस दौरान मुलजिमान ने पुलिस पर फायरिंग की थी, जिस पर इंस्पेक्टर और एक सिपाही जख्मी हो गया था, जबकि काउंटर फायरिंग में 2 भाई मारे गए थे। यह है पुलिस के आला अफसर का मौकफ। अभी मैंने देखा है, हमारा SHO है आरे बाजार, मलिक साजिद और शाहजेब कांस्टेबल है, ये जख्मी हुए हैं। इसमें पुलिस ने रेड किया था SHO ने अपनी निगरानी में, और ये मोटरसाइकिल थेफ्ट का गैंग है जिसके पीछे गए थे। तो छत के ऊपर से फायर हुआ है इनके ऊपर, और इन्होंने जवाबी फायर भी किया जिसमें 2 मुलजिम जो है वो जख्मी हैं और उनको गिरफ्तार भी किया हुआ। सवाल ये है कि क्या वाकई मकतूलीन पर पुलिस ने गोली चलाई थी? इस सवाल का जवाब शब्बीर को मकतूलीन के एक करीबी रिश्तेदार ने कुछ इस तरह दिया था। इनका एक भाई है, मन्नान नाम है उसका, तो उसने कहीं से बाइक किसी का चोरी किया, तो पुलिस को मतलूब था। पुलिस रात को इनके घर गई है। ये सारे भाई एक जगह पे एक घर में रहते हैं, बहुत ज़्यादा पुलिस थी, तो ये सारे भाई मुलाजम हैं, अपने अपने कामों से उसी वक्त आए थे। एक हाफ़िज़ कुरान है, वो मस्जिद से उसी वक्त बेचारा बच्चों को पढ़ा के घर आया, तो पुलिस उनके अंदर घर घुस के लेडीज से बड़ी इन्होंने बदतमीजी की, ठीक है जी, करने के बाद इनको उठा के ले आए। वो जो बंदा इन्होंने मतलूब था, अगर उसने डकैती की है तो एक बंदा मतलूब है, तो आप उसको अगर घर नहीं है तो बाद में मिल सकता है, इन्हें नहीं करना चाहिए था। मैं आपको ये अल्फन कह सकता हूँ कि उसके अलावा इनके घर से कोई 30 बोर पिस्टल भी नहीं मिलता। जिस तरह पुलिस अभी शो कर रही है, इन 2 बंदे अभी ज़ाया करने के बाद के पुलिस मुकाबला इन्होंने किया। पुलिस मुकाबला करने के लिए तो बड़ा कुछ चाहिए होता है, ठीक है, तो ऐसी लिहाजा कोई बात नहीं थी। इन्होंने जो भी किया है बहुत बड़ा जुल्म किया और ज्यादती की है। शब्बीर का कहना है कि चोरी के मुबैना मुलजिम अब्दुल मन्नान ने अगर पुलिस पर फायर किया था और पुलिस मुकाबले की सूरत पैदा हो गई थी, तो फिर पुलिस के रद्द अमल के नतीजे में अब्दुल मन्नान के भाइयों का कत्ल घर के अंदर होना चाहिए था, लेकिन वो घर के बाहर मारे गए थे। और दूसरा सवाल यह है कि पुलिस ने जिन 2 भाइयों को पुलिस मुकाबले में मारने का दावा किया है, क्या वो मुलजिम थे? क्या उन्हें पुलिस पर गोली चलाई थी? शब्बीर को यह सवाल भी तंग कर रहा था कि असल मुबैना मुलजिम अब्दुल मन्नान तो पुलिस के हाथों ना आ सका। अब्दुल मन्नान के दीगर 4 भाइयों को किस खाते में हिरासत में उठाया गया था और किस कानून के तहत मुलजिम के भाइयों को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया, जबकि मकतूलीन की मां का कहना था कि उसका अपने बेटे अब्दुल मन्नान से कोई ताल्लुक नहीं था और वो उसको आग कर चुकी थी। कोई कसूर को नहीं है बच्चे को, कसूर तो दस सुनना मेरे बच्चे ने कसूर क्यों मारा मेरे बच्चे? लेकिन 2 बच्चियां, लेकिन 5 बच्चे, 2 बच्चियां, बेटे तो 3 बेटियां, 7 यतीम हैं बच्चे। मैं अपने भी यतीम पाले, इतना तक असा कोई इंसाफ बच्चे नहीं मिले, असा इंसाफ मिले ना तो बंदियां रोनी मामा रोना जी, मैं भी रोनी है जी, रोना बंदियां मामा। 2 भाइयों के सफाकाना कत्ल और उसके 4 भाइयों की हिरासत के खिलाफ सड़क पर होने वाले एहतजाज के नतीजे में पुलिस को उन 4 भाइयों को रिहा करना पड़ा। मुबैना पुलिस मुकाबले के बाद शब्बीर की आंखों ने जो मंजर देखा वो आप एक बार फिर देख लीजिए।
एक भाई को मौके पर ही हलाक हो गया था और उसकी लाश वैन से निकालकर स्ट्रेचर पर मुंतकिल की जा रही थी और दूसरा शदीद जख्मी भाई अपने जिस्म से खून रिश्ते और अपने आप को मौत के मुंह में जाते देख रहा था, जबकि मुबैना जख्मी होने वाले इंस्पेक्टर साहब होशो हवास में नजर आ रहे थे। उस रोज शब्बीर ने मुर्रा खाने के बाहर और मकतूलीन की गली में दिल दहला देने वाली शोक की फजा देखी। लोग एक दूसरे से गले मिलकर रो रहे थे, हर चेहरे पर मलाल था और आंखों में आंसू थे। बेबसी अपनी इंतहा पर थी। पुलिस ने दोनों भाइयों की हलाकत को कत्ल मानने से इनकार कर दिया था और मुकदमा दर्ज करने के लिए मकतूल की मां अपीलें कर रही थी। पुलिस ने रेड किया था SHO ने अपनी निगरानी में, और ये मोटरसाइकिल थेफ्ट का गैंग है जिसके पीछे गए थे। तो छत के ऊपर से फायर हुआ है इनके ऊपर और इन्होंने जवाबी फायर भी किया जिसमें 2 मुलज़िम जो है वो जख्मी हैं और उनको गिरफ्तार भी किया हुआ। मकतूलीन की गली में लोग फातह खानी करते नजर आए। शब्बीर ने वो मंजर भी देखा जब जवान बेटों की मां हाथ उठाकर दुआ कर रही थी कि मुबैना कातिलों का भी वैसा ही अंजाम होना चाहिए। जिन साढ़े यतीम कीते ने, मैं तो दुआ करनी अल्लाह का, या अल्लाह ये यतीम उन्होंने भी हों जिन साढ़े यतीम कीते। मैं मऊआ रुलाया ने माँ तरसानी, मैं अल्लाह का सवाल करूंगी, या अल्लाह मेरी मदद करो, मेरे बच्चे बेगुनाह है, या अल्लाह मेरी मदद करो, मेरी फरियाद तो सुन सो, कोई फरियाद सुनना बच्चे। राजा बाजार के इस घर में अभी तक फजा सोगवार है। शब्बीर ने सवाल किया है कि ये किस कानून में लिखा है कि करे कोई और भरे कोई। शब्बीर ने मुतालबा किया है कि इस वाक़े को सर्द खाने की नजर होने से बचाया जाए और तहकीकात के जरिए असल वाक़े का पता लगाकर दोहरे कत्ल के जिम्मेदारों को इबरतनाक सजा दी जाए। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर ने कराची में एक ऐसी तकरीब देखी है जिसे अचानक किसी की नजर लग गई थी, मगर कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। माजिद उस दिन कितना खुश था, कमरे में दोस्तों के साथ मौजूद था और कमरे के बाहर से ढोलक पर गीत की आवाजें आ रही थीं। दोस्त माजिद से मजाक कर रहे थे और माजिद आईने के सामने अपने कपड़े दुरुस्त करते हुए अपने आप को देख रहा था। इस दौरान माजिद की एक रिश्तेदार कमरे में दाखिल हुई तो सारे दोस्त एहतरामन खड़े हो गए। रिश्तेदार खातून ने माजिद को करीब बुलाया, उसके सर पर शफकत से हाथ रखा, उसे दुआएं दी और फिर उसके सर के गिर्द मुट्ठी में दबे कुछ पैसों को घुमाकर उसका सदका निकाला और माजिद की बलाएं लेती हुई बाहर निकल गई। कराची के रिहायशी माजिद की 2 दिन के बाद शादी होने वाली थी और उसके घर में मायूं और मेहंदी की तकरीबात चल रही थी। शब्बीर ने देखा कि माजिद जिस कमरे में मौजूद था वहाँ उसके दोस्त बाहर से आने वाली ढोलक गीत की धुन पर उल्टा सीधा नाच रहे थे, तालियां बजा रहे थे और माजिद को बार बार खींच कर दायरे में ला रहे थे। इसी दौरान माजिद को अचानक न जाने क्या हुआ कि उसने हाथ के इशारे से अपने दोस्तों को रोका और दिल पकड़कर झुकने लगा। यार अभी डांस शुरू हुई नहीं, इसकी एक्टिंग तो चेक करिए यार। बहुत दर्द हो मुझे हॉस्पिटल लगता है, मेरे को तबीयत सही नहीं है, हम लोगों को हॉस्पिटल ले आना चाहिए। इस वाक़े के फौरी बाद शब्बीर ने देखा कि सड़क पर एक एम्बुलेंस दौड़ती हुई जा रही थी। एम्बुलेंस कार्डियोवैस्कुलर अस्पताल में दाखिल हो गई। माजिद को एम्बुलेंस से उतारकर स्ट्रेचर पर लिटाया गया था और तेजी से इमरजेंसी में ले जाया गया। माजिद को अचानक दिल का दौरा पड़ गया था। इस वाक़े की खबर जब दुल्हन के घर वालों को हुई तो उनके घर में कोहराम मच गया। दुल्हन की मां ने बेटी को दिलासा दिया और खुद मुसल्ला बिछाकर दुआ के लिए हाथ उठा दिए। अस्पताल में एक रात और एक दिन गुजारने के बाद माजिद की तबीयत मौजज़ाना तौर पर संभल गई तो दुल्हन के घर वालों ने एक अनोखा फैसला किया और फैसला ये था कि निकाह तो तारीख पर ही होगा। माजिद अस्पताल में था कि दुल्हन वाले दुल्हन समेत अस्पताल चले आए। साथ में मौलवी साहब भी थे। फिर क्या था, मौलवी साहब ने वहीं अस्पताल में माजिद का निकाह पढ़ा दिया। ये हैं वो मनाजिर। माजिद असलम, आपका निकाह है ना इलियास
से उनके वालिद मोहम्मद इलियास साहब की वकालत 25,000 रुपये हक मेहर के वस किया जाता है कि आपने कबूल किया। बहू मिलने पर माजिद के वालिद, भाभी और दीगर रिश्तेदार इंतहाई खुश थे। शेड्यूल तो कुछ और था, बारात तो इसकी जानी थी कहीं और हॉल में जानी थी, आज ही के दिन जानी थी, लेकिन अब अल्लाह की जो बेहतरी इसके अंदर। कभी दिमाग में बात ही नहीं हुई, हम तो कभी सोच भी नहीं सकते थे भाई हमारे साथ ये होगा। कहा जा सकता है कि माजिद को सही मानों में दूसरी जिंदगी मिली थी और ये जिंदगी थी उसकी शरीक हयात के रूप में। निकाह होते ही शब्बीर को यूं लगा जैसे फजा में मेहंदी और चूड़ियों के रंग घुल गए हों और इन रंगों से दिल को मोह लेने वाले गीत कानों में रस घोल रहे हों। शब्बीर का कहना है कि कुदरत का कारखाना मसलहत से खाली नहीं, हर चीज और हर बात का वक्त मुकर्रर है। कुदरत इंसान के अज़्म हौसले का इम्तिहान भी लेती है और इस इम्तिहान में कामयाब होने वालों को इनामात से भी नवाजती है। शब्बीर ने इस अनोखी निकाह की तकरीब पर खुशी का इजहार करते हुए दूल्हा दुल्हन को सारी जिंदगी खुश और खुर्रम रहने की दुआ दी है। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर का कहना है कि वो देख रहा है और मुसलसल देखता रहेगा। मुल्क भर से मजीद कहानियों और उनकी तफसीलात के साथ फिर मुलाकात होगी। देखना ना भूलिएगा, क्योंकि कोई देखे ना देखे, शब्बीर तो देखेगा। अगर आप अपने इर्द गिर्द होने वाले किसी गैर मामूली वाक़े से शब्बीर को आगाह करना चाहते हैं तो SMS करें SAB लिखकर स्पेस दें और अपना मैसेज अपने शहर और नाम के साथ 247 पर भेज दें। फैक्स करने के लिए हमारा नंबर है 021-3580-3820। खत लिखने के लिए हमारा पता है 5 एक्सप्रेस वे ऑफ कुरंगी रोड, कराची। एक्सप्रेस न्यूज, शब्बीर तो देखेगा।